साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है यूनिट 7 का विज्ञान एवं पर्यावरण। इसमें हम आपको विज्ञान के साथ साथ में पर्यावरण के भी कुछ ऐसे प्रश्नों को क्लियर कराएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं और प्रश्न पत्र में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उन प्रश्नों का आज हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे और चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में आने लगेंगी। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 41 की ओर। इससे पहले विज्ञान एवं पर्यावरण की हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे विजिट कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की किरण जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो प्रकाश की किरण के साथ में क्या कंडीशन होगी। ऑप्शन ए है अविचलित गुजर जाएगी, ऑप्शन बी है अविलंब की ओर झुकेगी, ऑप्शन सी अविलंब से दूर हटेगी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फिजिक्स का ये प्रश्न है। आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, पहले इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अविलंब की ओर झुक जाएगी। अब इसमें डिस्क्रिप्शन बताते हैं पहले आपको। तो देखिए, जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। तो देखिए जैसे कि अगर हम अभी अपने शहर में हैं तो हम कैसे विरल माध्यम में, ठीक है। तो हम अपने शहर में, हमारे पास में है एक लाठी और उस लाठी को कहते हैं अविलंब, ठीक है। अब हम उस लाठी को लेकर के चल रहे थे, जैसे ही हम शहर में आए तो हमने क्या किया, उस लाठी को अपने से दूर कर दिया, हट तेरी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम शहर से जंगल में पहुंचे तो हमने क्या किया, उस लाठी को अपनी ओर खींच लिया। यानी कि हम विरल माध्यम से जैसे ही जंगल मतलब सघन माध्यम में पहुंचे तो हम क्या हुआ, अविलंब की ओर झुक गए और अभी तक हम अविलंब से दूर चल रहे थे। तो यही सेम कंडीशन प्रकाश किरण के साथ में होती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी लाठी की तरफ झुक जाती है, ठीक है। क्योंकि अब उसे लाठी की जरूरत है, क्योंकि अब वो जंगल में आ चुकी है, ठीक है। तो यही कंडीशन सेम यहाँ पर फॉलो हो रही है। जो ऑलिव ऑयल है वो सघन माध्यम है और जो प्रकाश किरण जल से आ रही है तो जल एज कंपेयर ऑलिव ऑयल के एक विरल माध्यम है, ठीक है। क्योंकि ऑलिव ऑयल जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है जल के कंपेयर में, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए प्रश्न नंबर 42 की ओर चलते हैं। तो देखिए, एक बिल्डिंग की दीवार से परावर्तन हो रहा है, ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं। परिवर्तन गलती से लग गया है। ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं जो बिल्डिंग की दीवारों से होता है। ऑप्शन ए है नियमित परावर्तन, ऑप्शन बी है विसरित परावर्तन, ऑप्शन सी है बहुसंख्य परावर्तन, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका फिजिक्स का ही प्रश्न है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। सर विसरित परावर्तन क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन खुरदुरी सतह से होता है तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। और आपको पता है जो बिल्डिंग्स की जो सतह होती है वो खुरदुरी होती है, और जब खुरदुरी सतह से परावर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ये आपको पहली बार कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो पहली बार आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि एमपीपीएससी इस बार यूनिट 9 को भी ऐड कर लिया है तो पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का बनेगा। आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 43 की ओर चलते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न आ गया। इसमें एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 43 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है, ठीक है। यानी कि विषय क्या रखा गया है विश्व पर्यावरण दिवस जो आने वाला है 5 जून 2021 को। ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है जैव विविधता, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, ऑप्शन सी है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, या फिर ऑप्शन डी है प्योर एयर क्योर एयर। आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। ये आपका 2021 की थीम है। तो सर 2019 और 2020 की भी थीम बता दीजिए। तो 2020 की जो थीम थी वो आपकी जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपकी 2020 की थीम थी। और 2019 की थीम की बात करते हैं तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो आपकी 2019 की थीम थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में आपको बता देते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2021 की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है 2021 की थीम है। प्रथम पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया था, जो कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में तय किया गया था। 1972 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ। उसमें यह कहा गया कि प्रतिवर्ष 5 जून को हम जो है मनाएंगे पर्यावरण दिवस, और 1973 को पहली बार मनाया गया था। चलिए 5 से 6 प्रश्न आपके इसी एक प्रश्न में क्लियर हो चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर 44 की ओर चलते हैं। तो देखिए, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम आपको पहले ही काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ऑप्शन ए है, यह जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से बना होता है। बिल्कुल सही बात है, जैविक संगठक भी होते हैं और अजैविक संगठक भी होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। ऑप्शन ए सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। बिल्कुल, अगर जैविक और अजैविक घटक हैं, जिंदा भी घटक अगर उसमें उपस्थित हैं तो कुछ ना कुछ उत्पादन भी करेंगे। दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक बंद तंत्र होता है, नहीं ये गलत हो गया, यह एक बंद तंत्र नहीं होता है, यह एक खुला तंत्र होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संसाधन तो मौजूद होंगे अगर जैविक और अजैविक घटक हैं। देखिए तो सही आंसर हो गया इसका सी, यानी कि सी वाला जो है वो बिल्कुल गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है, यानी इनपुट और आउटपुट होता रहता है, इसलिए यह एक खुला पारितंत्र है। पारितंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं, आपको याद रखना है, पारितंत्र को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र एक ही बात होती है। चलिए प्रश्न नंबर 45 की ओर चलते हैं। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का क्या अर्थ है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का उत्पादन व नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन बी है ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता पर नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सी है ऊर्जा का ना तो उत्पादन किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। देखिए आंसर हम तभी बताएंगे जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि इतना डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं, सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कैसी लग रही है आपको वीडियो, बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं लाइक तो आपने कर दिया होगा। तो आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है सी, यानी कि ऊर्जा का ना तो उत्पादन किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो सर ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, आइए बताते हैं। देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, तो ये आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, याद रखना है। ऊर्जा का ना तो उत्पादन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। हाँ, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है। और इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 46 की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर में आपके लिखने के लिए भी आ सकता है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लिखिए, अतिलघु के रूप में आ सकता है, तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। चलिए 46 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 46 है, दूध से दही का निर्माण किस जीवाणु की वजह से होता है। इसमें भी आपके 2 प्रश्न क्लियर होंगे। ऑप्शन ए है यीस्ट, ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी है मोल्ड्स, या फिर ऑप्शन डी है शैवाल। तो किसकी वजह से दूध से दही का निर्माण होता है, कौन सा ऐसा जीवाणु होता है, आइए देखते हैं। सही आंसर बी, यानी लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध से दही का निर्माण होता है। और उसमें खट्टापन क्यों आता है वो भी हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए तो दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध के कैसीन प्रोटीन को दही में बदल देता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हो गया, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, और उसी को जो लैक्टोबैसिलस है वो दही में बदल देता है। यह बैक्टीरिया दुग्ध शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। और लैक्टिक एसिड या फिर कोई भी जो एसिड होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और इसी वजह से जो आपका दही है वो खट्टा होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, क्यों दही खट्टा होता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, और किस वजह से जो है दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। चलिए दही की बात करते हैं। अगर आप दही को सूक्ष्मदर्शी में देख लेंगे ना, तो भाई कभी दही खाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें आपको लैक्टोबैसिलस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसा लगता है पता नहीं कितने इसमें जीवाणु कीड़े वीड़े हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस, अब ये बताना है कि ठोस का क्या होता है। ऑप्शन है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन बी है सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन सी है गलता है, या फिर ऑप्शन डी है उबलता है। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ऊर्ध्वपातन में जो ठोस होता है वह सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सर एग्जाम्पल एक दे दीजिए। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो कपूर होता है आपका, कपूर को आप अगर 10 से 15 मिनट अपने हाथ पर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कपूर गायब हो गया। कपूर जादू से गायब हो गया? नहीं भाई, जादू से नहीं गायब हुआ है, उसमें एक प्रक्रिया चालू हो गई, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। और ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सर एक और उदाहरण दे दीजिए। तो जो नेफ्थलीन होती है आपकी, नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं झींगुर को मारने के लिए जो रखी जाती हैं, व्हाइट कलर की गोल गोल होती हैं, कभी उसको अपन लोग चॉकलेट समझ के खा मत लेना, ठीक है। तो वो जो गोलियां होती हैं नेफ्थलीन की, वो भी इसी का उदाहरण होती है, ऊर्ध्वपातन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर हमने आपको जो लिखा है ये आपको दिखाई दे रहा है। जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिलेगी। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, यही आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दी है, लेकिन लिंक से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है टेलीग्राम तक पहुँचने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 48 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र, तो कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? और कृत्रिम के बारे में हमने क्या बताया था, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया हो उसे कृत्रिम कहते हैं, ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए है पर्वत, ऑप्शन बी है खेत, ऑप्शन सी है वन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा पारितंत्र है जो मानवों द्वारा निर्मित किया गया है? सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है आपसे। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो खेत होता है वो मानवों द्वारा निर्मित किया जाता है, तो यह एक कृत्रिम पारितंत्र है। बाकी क्या वनों को अपन ने बनाया है? नहीं बनाया है वनों को। झील तालाब जो होते हैं क्या अपन बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। तो वो सब क्या हो जाते हैं? वो सब प्राकृतिक पारितंत्र हो जाते हैं, उसे वो जो है प्रकृति के द्वारा हमको दिए गए हैं, ठीक है। देखिए
वन, पर्वत, तालाब, झील आदि प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा या खेत जो है वो मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक है, बगीचा, गार्डन और खेत को हम स्वयं निर्मित करते हैं। देखिए, आपसे एक प्रश्न अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि मीथेन गैस जो है वो धान के खेत से निकलती है। अब आप ये बताइए कि धान का खेत कैसा पारितंत्र है, कृत्रिम है या प्राकृतिक है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो वो धान का खेत है वो एक कृत्रिम पारितंत्र है। आप ये मत दिमाग में लगाइएगा कि वहाँ से मीथेन गैस निकल रही है, मीथेन तो प्राकृतिक गैस होती है। तो प्राकृतिक पारितंत्र आपको नहीं लगाना है। जितने भी खेत होंगे वो कृत्रिम पारितंत्र होंगे, मानवों द्वारा निर्मित होते हैं खेत। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 49 की ओर चलते हैं। देखिए, हरित क्रांति शामिल करती है, यानी हरित क्रांति में क्या क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए है फसल की विविधता में सुधार, ऑप्शन बी है खाद का ज़्यादा उपयोग, ऑप्शन सी है सिंचाई का विस्तार, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आंसर की बात करते हैं तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। यानी कि हरित क्रांति में क्या क्या शामिल होता है, तो फसल की विविधता में सुधार, यानी कि कई प्रकार की फसलें आप बो सकते हैं। खाद का ज़्यादा उपयोग, जो प्राकृतिक खाद होती है जैसे गोबर की खाद होती है, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के बारे में बताया जाता है। सिंचाई का विस्तार, नहरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, नालियाँ बनाई जाती हैं तो सिंचाई का विस्तार होता है। ठीक है, तो तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो हरित क्रांति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व हरित क्रांति के जनक है और स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ये तो क्लियर ही होगा, फैक्ट वाले प्रश्न है। देखिए, बाकी हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। चलिए नंबर 10 की बात करते हैं। WBC का पूरा रूप क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ऑप्शन बी है वेदर विदाउट कार्बन, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर्स की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो होता है वो WBC का फुल फॉर्म होता है। सर इसकी एक बहन भी होती है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, उसको RBC कहते हैं क्या? जी हाँ, RBC कहते हैं, रक्त का भाग होता है। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स। सर WBC का क्या काम होता है? तो WBC का काम होता है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना। तो सर इसकी बहन जो आरबीसी होती है उसका क्या काम होता है? आरबीसी का काम होता है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना रक्त के माध्यम से, ये आरबीसी का कार्य होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और WBC को इस शरीर का सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड भी कहते हैं या फिर सिपाही भी कहते हैं। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा तो सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यूनिट 9 की बात करते हैं तो सुबह यूनिट 9 की क्लास चल रही है जो कि 8:30 बजे अपलोड हो जाती है। शाम को आपकी यूनिट 7 और यूनिट 10 की क्लास चल रही है जो शाम को 4 बजे आपको मिल जाती है। और करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर पर भी आपको ध्यान रख करके चलना है, और आपके परीक्षा में एकदम मतलब कि फैक्ट वाली करंट अफेयर आती है। तो जो सुबह 5:30 के समथिंग हम एक हेडलाइंस की न्यूज़ डालते हैं, यानी 1 मिनट में आपको लगभग 10 से 12 जो है करंट अफेयर हम आपको क्लियर कराते हैं फैक्ट वाइज, उसको भी आप देख सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। आज सुबह भी वो वीडियो डाली जा चुकी है। ठीक है, बिल्कुल चित्र के माध्यम से, जैसे एक न्यूज़ होता है ना, तो चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं, और चित्र अगर आ जाता है तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम करंट अफेयर लेकर के चल रहे हैं। तो तीनों वीडियो रोज आपको देखना है अगर आपको MPPSC 2020 और 2021 में सफल होना है। ठीक है, जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।